संघवाद पार्ट 1 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस है। 11th क्लास के खंड कक्षा 11 खंड अ है, अध्याय 7 संघवाद। चैप्टर का नाम है संघवाद। भाग 1 है संघवाद एक परिचय देखते हैं। देखा, इस अध्याय में हम लोग जानेंगे कि संघवाद क्या है। पार्ट 1 में देखेंगे कि संघवाद क्या है, भारतीय संविधान की जो संघीय व्यवस्था है वही संघीय व्यवस्था संबंधी प्रावधान क्या है, केंद्र और राज्य के बीच में जुड़े मुद्दे पर देखेंगे। विशेष किस्म की जो बनावट है वही विशेष किस्म की बनावट और ऐतिहासिक विशेषता वाले कुछ राज्यों के लिए निर्धारित विशिष्ट प्रावधान क्या है, इसके बारे में देखेंगे। यह है 1947 का भारत जो पूरा पाकिस्तान आता है। ये है 1947 के बाद यानी आज का भारत जब पाकिस्तान कट गया है। यहाँ जो कह रहा है संघवाद क्या है, पहले हम लोग पीछे पढ़े बोले थे कि संघवाद क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे दूसरा चीज। कुछ उदाहरण देखते हैं संघवाद के बारे में। 1989 की बात है, कब की बात है? 1989 के बाद एक बड़ी महाशक्ति सोवियत संघ था। सोवियत संघ अनेक स्वतंत्र देशों में बढ़ जाता है। कब? 1989 के बाद, जब महाशक्ति जो सोवियत संघ था ये अनेक छोटे छोटे देश में और स्वतंत्र देशों में बढ़ जाता है। अनेक स्वतंत्र देशों में बढ़ जाता है। कौन? महाशक्ति सोवियत संघ रूस बदलता 89 के बाद। अब सवाल उठता है कि 1989 के बाद महाशक्ति सोवियत संघ जो रूस था, रूस अनेक स्वतंत्र देशों में बढ़ जाए। क्यों? कारण था कि अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति था। अत्यधिक केंद्रीकरण मतलब कि जितना सोवियत संघ रूस में जो देश था सब सोच रहा था कि अधिक एक केंद्र में काम चले, इसलिए एक केंद्र में होना नहीं चाहते थे, इसलिए अनेक स्वतंत्र देशों में बढ़ जाता है। चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और पाकिस्तान का भी विभाजन हुआ था। अब सवाल उठ रहा है यहाँ पर कि सोवियत संघ के टूटने का कारण है कि अत्यधिक केंद्रीकरण के प्रवृत्ति था। सही है। चेकोस्लोवाकिया जो था, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और पाकिस्तान का भी विभाजन हुआ था। पाकिस्तान टोटल था, बांग्लादेश अलग हुआ था। एक सुखद पहलू भी है। सुखद पहलू क्या है? भले सभी लोग टूट रहे हैं, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, पाकिस्तान टूट रहा है, लेकिन 1947 के बाद, 1989 के बाद 47 आई है, 47 पहले ही, 89 से पहले की बात है। 47 के बाद भारत अपना अखंड और स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखा है। 1947 के बाद जब देश आज़ाद होता है, भारत अपना खंड में कोई खंड में न बटा और स्वतंत्रता का प्रतीक बनाए रखा है 1947। यही सुख है और का भारत के लिए। अच्छा, संघवाद क्या है? संघवाद तो संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है। पूछेगा संघवाद क्या है? संघवाद तो संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है। संस्थागत प्रणाली और संघवाद वही संस्थागत प्रणाली भी है। वही संघवाद दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था भी बताता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के राजनीतिक व्यवस्थाएं भी बताता है। तो संघवाद दो प्रकार के राजनीतिक संस्थाएं व्यवस्था है। दो प्रकार कौन कौन है? एगो केंद्रीय स्तर पर होता है, एगो प्रांतीय स्तर पर। केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर होते हुए प्रत्येक अपने अपने स्तर पर स्वायत्त है। प्रत्येक केंद्र स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, वो प्रत्येक अपने अपने स्तर पर क्या है? स्वायत्त है। संघवाद है ना, एक संस्थागत प्रणाली तो ही है। दोहरे प्रकार के राजनीतिक व्यवस्था भी। और दोहरे प्रकार कौन कौन है? जो राजनीतिक व्यवस्था है केंद्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर, प्रत्येक अपने अपने स्तर पर स्वायत्त है। केंद्र स्तर पर खुद स्वायत्त है, प्रांतीय स्तर पर खुद स्वायत्त है। वही प्रत्येक अपने स्तर पर स्वायत्त है। संघवाद तो देख लिए, वही संघवाद दोहरी पहचान भी बताता है। दोहरी पहचान मतलब होता है कि प्रांतीय स्तर पर, और केंद्र स्तर पर।
प्रांतीय के मतलब कि हम राज्य में तो राज्य के बारे में बिहारी हैं और देश में जाएंगे तो भारत है। वही दोहरी पहचान है, होते हुए भी एक हरी बताता है। संघवाद, संघवाद दोहरे शासन की रूपरेखा भाई। संघवाद किसका है? दोहरे शासन की रूपरेखा। दोहरे शासन की रूपरेखा संविधान में लिखल गया है कि दोहरा शासन का रूपरेखा है। संघवाद क्या है? तो दोहरे शासन का रूपरेखा है। दोहरे शासन का रूपरेखा कहाँ लिखल गया? संविधान में। कौन दोहरे पहचान है? प्रांत ऐसा पर प्रांतीय, केंद्र ऐसा पर केंद्र। यही संघवाद स्वतंत्र नेपाल का दोहरे शासन का रूपरेखा संविधान में लिखल है। एगो प्रांतीय स्तर पर संविधान में लिखल है दोहरे शासन, एगो लिखल है दोहरे शासन केंद्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर लिखल है। संघवाद में और क्या होता है? संघवाद में दोहरे शासन की रूपरेखा है, दोहरी पहचान है। वही संघवाद में स्वतंत्र नेपाल का भी होता है। नेपाल का जो स्वतंत्र होते हुए केंद्र के बीच और राज्यों के बीच जो टकराव होता है, केंद्र और राज्यों के बीच में जो टकराव होता है उसको रोकता है नेपाल का, जो संघवाद बताता है। अभी हम लोग संघवाद देख रहे हैं। संघवाद देख रहे हैं तो संघवाद सफल भी होता है, असफल भी होता है। कब सफल कब असफल होता है उसके बारे में देखते हैं। संघवाद के वास्तविक कामकाज का निर्धारण। संघवाद का जो वास्तविक कामकाज जो होता है वो राजनीतिक रूप से भी होता है, सांस्कृतिक रूप से, विचारधारा और इतिहास की वास्तविकताओं से होता है। पूछेगा संघवाद का कामकाज कैसे होता है? तो संघवाद का कामकाज राजनीतिक, सांस्कृतिक, विचारधारा और इतिहास की वास्तविकता से होता है। संघवाद का कामकाज का निर्धारण होता है। राजनीतिक दलों के व्यवहार से भी यह तय होता है कि संविधान किस रास्ते चलेगा। राजनीतिक जो पार्टी है उसके व्यवहार से भी पता चलता है कैसा व्यवहार कर रहा है। जैसा व्यवहार करेगा उसी के अनुसार संविधान चलेगा। और का यदि कोई एक इकाई या कोई प्रांत एक इकाई या भाषा समुदाय या विचारधारा एक इकाई प्रांत भाषाई समुदाय या विचारधारा जो है एक इकाई एक, प्रांत दो, भाषाई समुदाय तीन, भाषाई समुदाय की जगह पर यह लगल है या विचारधारा तीन है, पूरे संघ पर हावी हो जाए। ये सब क्या करे इकाई? पूरे संघ पर हावी हो जाए तो दबदबा काम करने वाली ताकत के साथ जो इकाई नहीं है उन्हें विरोध भी पनपता है। बढ़ेगा नहीं जो कमजोर है से। कुछ तथ्य इतिहास से संबंधित, ठीक ना। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता होते हैं उस सहमत होना चाहिए शक्ति के विभाजन। राष्ट्रीय आंदोलन के नेता सहमत शक्तियों का विभाजन केंद्र और प्रांत में होना चाहिए, केंद्र में और प्रांत में होना चाहिए। समाज में व्यापक भाषाई होना चाहिए और क्षेत्रीय विविधताओं को भी मान्यता देने की आवश्यकता है। समाज में बड़े पैमाने पर भाषाई होता है उसका भी मान्यता देना है, व्याप्त भाषाई को भी, और क्षेत्रीय विविधता है, क्षेत्रीय विविधताओं को भी मान्यता देने की आवश्यकता पड़ता है। प्रश्न था क्षेत्रीय सरकार को कितना अधिकार प्रदान किया जाए। प्रश्न भी उठ रहा है कि क्षेत्रीय जो सरकार है उसको कितना अधिकार दे। मुस्लिम लीग द्वारा एक समझौते फॉर्मूले पर चर्चा के अनुसार क्षेत्रीय सरकार को काफ़ी ज़्यादा अधिकार देने का प्रस्ताव है। मुस्लिम लीग द्वारा का हुआ एक समझौता हुआ, उस फॉर्मूले पर चर्चा के अनुसार ही क्षेत्रीय सरकार को कितना अधिकार देना चाहिए, वही क्षेत्रीय सरकार को काफ़ी ज़्यादा अधिकार देने का प्रस्ताव किया गया। कब? जब मुस्लिम द्वारा समझौता हुआ तब। भारत विभाजन के निर्णय पर संविधान सभा ने ऐसी सरकार के गठन का निर्णय लिया जो केंद्र और राज्यों के आपसी सहयोग पर आधारित है। जब भारत विभाजन हुआ तो उसके विभाजन के निर्णय पर ही हुआ। संविधान सभा ने सरकार का गठन करने का निर्णय लिया। संविधान सभा बोला कि हम संविधान का गठन करेंगे, सरकार का गठन करेंगे
जो केंद्र और राज्य के आपसी सहयोग पर आधारित होगा सरकार। जब भारत विभाजन हुआ तब शक्ति का जब विभाजन हुआ, शक्ति का विभाजन, देश के विभाजन के बाद संविधान ने कहा कि हम सरकार का गठन करेंगे और सरकार का गठन होगा, शक्ति के विभाजन पर होगा और शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच में होगा। वही शक्ति का विभाजन दो तरह की सरकार करेगा। दो तरह कौन कौन? संघीय सरकार जो केंद्र के स्तर पर आता है, जो वित्तीय शक्ति भी दिया गया केंद्र स्तर पर। संघीय सरकार, केंद्र को शक्ति दिया गया, वही संघीय कहिए केंद्रीय कहिए, उसको शक्ति, वित्तीय शक्ति केंद्र को मिला। वो प्रांतीय सरकार राज्य स्तर पर आता है। शक्ति का विभाजन किस तरह से हुआ? शक्ति का विभाजन संविधान द्वारा दिया गया दो तरह से। अब संघीय सरकार केंद्र स्तर पर आता है, जब वित्तीय शक्ति भी केंद्र को मिला। दूसरा है प्रांतीय स्तर पर आय के साधन के कम। जब दोनों विभाजन होगा, शक्ति के विभाजन, केंद्र सरकार के बीच में विभाजन होगा, तो शक्तियों का संबंधित विवाद निपटारा करेगा कौन? न्यायपालिका। न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार काम करेगा, निपटा देगा। एक और बात है, इसकी प्रांतीय सरकार के आय के जो साधन है थोड़ा कम है। किसका काम है? आय का साधन प्रांतीय सरकार। किसके? तो केंद्र सरकार के, क्योंकि केंद्र सरकार का शक्ति थोड़ा सा वित्तीय शक्ति ज़्यादा दे दिया गया है। चलिए, इसे तो पढ़ल है। भारत के संविधान द्वारा शक्ति का विभाजन कैसे हुआ? संविधान ने शक्ति का विभाजन किया, केंद्र स्तर पर ज़्यादा शक्ति, राज्य स्तर पर आय के साधन कम है। तो राज्य और केंद्रों के बीच के मध्य शक्ति का विभाजन तीन तरह से, तीन सूची बनाकर कर दिया गया। एक संघ सूची, राज्य सूची, सहमति सूची। यही तीन सूची है जो केंद्र राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन हुआ। संघ सूची में शामिल आता है इस सूची में शामिल विषयों पर केंद्र सरकार के कानून बनाती है। केंद्र सरकार का जो कानून बनता है वो संघ सूची कहलाता है, और राज्य सरकार का जो कानून बनाता है वो राज्य सूची कहलाता है। और सम्मति सूची केंद्र भी आएगा और राज्य दोनों आता है, वो तो सम्मति सूची भी कहलाएगा। एक अवशिष्ट शक्तियाँ आते हैं। अवशिष्ट शक्ति जो तीनों में नहीं आया, उस अवशिष्ट शक्ति में डाल दिया जाता है। जो ऐसे तीनों सूची में शामिल नहीं आता, अवशिष्ट शक्ति में आ जाता है। सम्मति सूची, राज्य सूची, संघ और केंद्र सरकार दोनों बनाती है। दोनों में वैल्यू ज़्यादा रहता है केंद्र वाला के। भारत का जो संविधान है तीन सूची में, संघ सूची, राज्य सूची, सम्मति सूची, और तीनों में जो नहीं आएगा अवशिष्ट शक्ति में आ जाता है। लेकिन संघ सूची में कौन कौन सा आता है? जो प्रतिरक्षा हो गया, परमाणुक ऊर्जा। संघ सूची समझ रहे ना, जो केंद्र सरकार बनाती है। प्रतिरक्षा, दूसरे देशों से रक्षा करना। परमाणुक ऊर्जा, तो ऊर्जा के बारे में भाई दूसरा से लड़ाई करना होगा तो परमाणुक ऊर्जा तो केंद्र ने रखेगा, राज्य थोड़ी नहीं रखेगा। विदेश मामले, विदेशों से लेखा जोखा करना केंद्र करता है। युद्ध और शांति, ये भी दूसरे देश से करना है तो युद्ध और शांति संघ सूची में आता है। बैंकिंग में कौन, RBI क्या करेगा नहीं करेगा, केंद्र सरकार करता है। रेलवे के भी केंद्र सरकार है। डाक टिकट और तार टिकट जब भी आता है सब केंद्र सरकार कहता है, केंद्र सरकार के। डाक और तार। वायुसेना तो जाने रहे हैं, बंदरगाह देख ही रहे हैं दूसरे देशों से। विदेशी व्यापार भी होता है, और मुद्रा बंद करना ना करना केंद्र सरकार का काम है। क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले, युद्ध और शांति, बैंकिंग, रेलवे, डाक और तार, वायुसेना, बंदरगाह, विदेश व्यापार, मुद्रा आदि। राज्य सूची में आता है कृषि संबंधित है, राज्य सूची है। कृषि राज्य सूची है तब ना, है ना, राज्य सरकार देता है पैसा। पुलिस भी आता है तो राज्य सूची में आता है, पुलिस का कहता है। लेकिन वायुसेना कहेगा तो केंद्र सरकार का। पुलिस होगा, जेल खाना हो गया, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि। जेल खाना हो गया, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि,
शराब शराब शराब, वाणिज्य व्यापार वाणिज्य व्यापार वाणिज्य व्यापार, पशुपालन पशुपालन पशुपालन, प्रादेशिक लोकसभा प्रादेशिक लोकसभा प्रादेशिक लोकसभा, कृषि कृषि, पुलिस पुलिस, जेल खाना जेल खाना, स्थानीय शासन स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि भूमि, शराब शराब, वाणिज्य व्यापार वाणिज्य व्यापार, पशुपालन पशुपालन, प्रादेशिक लोकसभा प्रादेशिक लोकसभा, शिक्षा शिक्षा, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों को माता है। कृषि भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य संपदा का हस्तांतरण, कृषि देख कृषि है राज्य सूची, लेकिन कृषि भूमि है के अतिरिक्त किसी अन्य संपदा का हस्तांतरण भी आता है सम्मति सूची में। वन वन केंद्र राज्य दोनों आता है। मजदूर संघ, सामानों में मिलावट सामानों में मिलावट सामानों में मिलावट, गोद लेना और उत्तराधिकारी आदि, गोद लेना और उत्तराधिकारी ये सब आता है सम्मति सूची में आता है। शिक्षा शिक्षा, कृषि भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य संपदा का हस्तांतरण, वन वन, मजदूर संघ, सामानों में मिलावट इसलिए मिलावटें है सम्मति सूची, गोद लेना और उत्तराधिकारी आदि। यहाँ बोल रहा है सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद। सशक्त माने मजबूत, केंद्रीय सरकार और संघवाद, केंद्रीय सरकार तो आता है और संघवाद केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। ये दोनों सशक्त होना चाहिए, मजबूत होना है। क्यों केंद्र सरकार को मजबूत बनाया गया? क्योंकि केंद्र सरकार को मजबूत बनाने का कारण है कि भारतीय संविधान द्वारा सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना हुई। संविधान बोलता है केंद्रीय सरकार मजबूत होना चाहिए। कारण क्यों केंद्र सरकार मजबूत होना चाहिए? कारण यही है कि विविधता, देश में विविधताओं से परिपूर्ण भारत है, कई कई भाषा के है, बहुत सारा धर्म के है ना। इसलिए विविधताओं से परिपूर्ण भारत के लिए ऐसी संघीय संविधान आवश्यक जो इन विविधताओं को समेट सके, ताकि विविधता जो है ये विविधता को समेट करके एक बना सके। इसलिए केंद्र सरकार को मजबूत किया। ऐसे शक्तिशाली केंद्र की भी आवश्यकता जो विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगा सके, ताकि विघटनकारी प्रवृत्ति जो है उसको अंकुश लगा सके, ताकि कोई विविधता ये न कहे कि हम ज़्यादा भाषा अलग अलग राज्य बन जाएगा, अलग देश बन जाएगा। इसलिए केंद्र सरकार को ऐसी शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता जरूरत पड़ा जो विघटनकारी प्रवृत्ति पर है उस पर अंकुश लगा सके। किस पर? विघटनकारी प्रवृत्ति पर। स्वतंत्रता के समय जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा, किसको? इंग्लैंड द्वारा गठित कुछ प्रांत, तो वहीं 500 से ज़्यादा देशी रियासतें विलय हेतु शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता थी। जब देश आज़ाद हो रहा था ना उसमें भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा बहुत सारा प्रांत बनाया गया था। सरकार का क्या था? इंग्लैंड की सरकार बहुत सारा प्रांत बना दिया गया था, है ना। और बहुत सारा प्रांत बना दिया, अंग्रेज के हक में था। और 500 से ज़्यादा तो देशी रियासत था जी, देशी रियासत 500 से ज़्यादा था, 500 से ज़्यादा देशी रियासत था। इस सब को देशी रियासत 500 से और प्रांत दोनों को मिलाना था, इसलिए केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया। इसलिए शक्तिशाली केंद्र का आवश्यकता थी। गरीबी, निरक्षरता और आर्थिक असमानता आदि समस्या के नियोजन हेतु सशक्त केंद्र की आवश्यकता थी। गरीबी को भी और निरक्षरता को भी और आर्थिक असमानता उसको भी एक समस्या में निपटने के लिए, एक ही में बनाने के लिए केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया। सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना करने वाले संवैधानिक प्रावधान। सशक्त मतलब मजबूत केंद्रीय सरकार मजबूत करने के लिए वही है सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना करने वाले संवैधानिक प्रावधान क्या है, ताकि केंद्र मजबूत हो सके। क्यों मजबूत केंद्र को बनाया गया? देखिए, किसी राज्य के अस्तित्व और उसके भौगोलिक सीमाओं का अस्थायित्व पर संसद का नियंत्रण होता है। संसद कहने है तो फिक्स है केंद्र सरकार के नियंत्रण में आता है। कोई राज्य के अस्तित्व छोटा बड़ा करना, उसके भौगोलिक क्षेत्र कहाँ तक रहा है, उस भौगोलिक क्षेत्र या सीमा के अस्थायित्व करने के लिए संसद के नियंत्रण में रहता है। संसद ही
कोई भी राज्य का छोटा बड़ा करता है और उस राज्य के सीमा भौगोलिक सीमा को बांटता है, यानी कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है सब। केंद्र में भी संसद करता है। आपातकालीन उपबंध भी केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। आपातकालीन कोई रहेगा तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आ जाता है अपने आप। आय के प्रमुख संसाधनों पर केंद्र का नियंत्रण। कोई भी आय होगा, कितना आय लेखा जोखा हो रहा है, कौन सा देश से कितना आय का प्रमुख संसाधन है, वही आय के प्रमुख संसाधन पर केंद्र का नियंत्रण होता है। राज्य अनुदान और वित्तीय सहायता हेतु केंद्र पर आश्रित है। आय के प्रमुख संसाधन तो है केंद्र पर, केंद्र का नियंत्रण होता है। आय के साथ साथ राज्य के अनुदान और वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर आश्रित होते हैं। राज्य के अनुदानों और वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर आश्रित है। राज्यपाल का पद, कोई भी राज्यपाल होता है उसका पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका केंद्र के नियंत्रण पर है। क्या कर देखे, कोई राज्य का अस्तित्व उसके भौगोलिक सीमा के अस्थायित्व संसद का नियंत्रण करता है। संसद आपातकालीन उपबंध केंद्र के में आता है। आय के प्रमुख संसाधन पर केंद्र का नियंत्रण होता है। राज्य का अनुदान और वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर आश्रित है। राज्यपाल का पद है वो भी केंद्र पर आश्रित है। जब राज्यपाल की नियुक्ति होता है केंद्र सरकार, केंद्र में कौन करता है, राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। ऐसी परिस्थितियां आ सकती है जब केंद्र सरकार द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना आवश्यक हो जाए। ऐसा करने पर राज्यसभा की अनुमति लेना आवश्यक होता है। कह रहा है कभी कभी ऐसा परिस्थिति आ जाता है कि केंद्र सरकार के द्वारा ही राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना पड़ता है। राज्य सूची के विषय राज्य न बना करके केंद्र बनाने पड़ता है कोई भी कानून। वही कह रहा है कभी कभी ऐसा परिस्थिति आ जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सूची के विषय पर कभी केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया जाता है, वो भी आवश्यक हो जाता है। जब राज्य सूची के विषय पर केंद्र द्वारा कानून बनता है उस स्थिति में तो राज्य सूची न है, इसलिए राज्यसभा की अनुमति लेने पड़ता है। राज्यसभा की अनुमति लेने पड़ता है। क्यों? राज्य सूची बनाना है तो राज्यसभा की अनुमति लेने पड़ता है। कब? जब केंद्र सरकार कानून बनाएगा तब लेना आवश्यक है। केंद्र सरकार राज्य सूची पर जब कानून बनाएगा तो राज्यसभा से अनुमति मिल जाता है तब बनाता है। वही केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकते हैं। राज्य सरकार को निर्देश देता है कि तुम ऐसा काम करो। यहाँ कह रहा है, एक और कह रहा है अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा की नियुक्ति करता है राज्य सरकार, लेकिन नियंत्रण रहता है केंद्र सरकार के हक में। अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है। भले राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हो जाता है वो अलग बात है। अखिल भारतीय सरकारी सेवा में जो भी लोग नौकरी होकर जाते हैं राज्य सरकार द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन नियंत्रण की बात रही तो केंद्र सरकार के द्वारा होता है नियंत्रण। वही अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों पर, अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी है अधिकारी पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। संविधान के दो अन्य अनुच्छेद, संविधान में दो अन्य अनुच्छेद 33 अनुच्छेद और 34 अनुच्छेद। 33-34 संघ सरकार मतलब केंद्र की शक्ति को उस वक्त बढ़ा देता है जब किसी क्षेत्र में सैनिक शासन लागू हो। अनुच्छेद 33-34 संघ सरकार के शक्ति बढ़ा देता है। संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार की शक्ति बढ़ाता है। कब? 33 और 34 अनुच्छेद। 33 और 34 अनुच्छेद संघ सरकार केंद्र सरकार की शक्ति को बढ़ाता है। कब? जब किसी क्षेत्र में सैनिक शासन लागू करना है। सैनिक शासन लागू करना है तो 33-34 बोलता है कि केंद्र की शक्ति बढ़ जाओ। अगला है यह प्रावधान संसद को अधिकार देता है। संसद को अधिकार देता है कि ऐसी स्थिति में वह केंद्र सरकार राज्य के किसी भी अधिकारी द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए कार्य को कानून जायज करार दे। यह प्रावधान जितना पढ़े, यह अधिकारी संसद को अधिकार देता है क्या कि ऐसी स्थिति में वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों से कोई
किसी भी अधिकारी द्वारा, केंद्र सरकार का अधिकारी या राज्य सरकार का अधिकारी, दोनों में से कोई किसी के अधिकारी द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए कार्य कानून को जायज करार देगा, एक केंद्र सरकार देता है। पार्ट 3 देखना हम लोग के, केंद्र और राज्य संबंध। केंद्र और राज्य संबंध के बारे में, केंद्र राज्य 1950 से 60 के दशक के दौरान केंद्र और राज्य में कांग्रेस का वर्चस्व था। कांग्रेस का वर्चस्व का मतलब कांग्रेस का ही राज चलता था। कब? 1950 से 60 के दशक के दौरान केंद्र में भी और राज्य में दोनों जगह कांग्रेस का ही वर्चस्व वैल्यू चलता था 1950 से 60 के दशक में। नए राज्य के गठन की मांग के अलावा केंद्र और राज्य के बीच संबंध शांतिपूर्ण होल था। नया राज्य का जब गठन का मांग होल था तो केंद्र के भी और राज्य के बीच शांतिपूर्ण संबंध होल था, शांतिपूर्ण बनाया गया था कि ताकि नए राज्य का गठन का मांग हो लेकिन आराम से हो, केंद्र और राज्य दोनों के बीच। नए राज्य गठन के मांग के अलावा केंद्र राज्य और राज्य सरकार दोनों के बीच संबंध शांतिपूर्ण हुआ। 1960 के दशक के दौरान, जो 50-60 के दशक में कांग्रेस का वर्चस्व रहा, वही 1960 के दशक के बीच कांग्रेस के वर्चस्व में कुछ कमी आने लगा। 1950-60 के बीच में कांग्रेस का वैल्यू रहा बहुत बढ़िया, और 60 के दशक आते आते कमजोर पड़ गया था कांग्रेस का वर्चस्व। वही 1960 के दशक के बीच कांग्रेस के वर्चस्व में कुछ कमी आया, जैसे गैर कांग्रेसी दल सत्ता में आने लगा। जो कांग्रेसी पार्टी नहीं था, दूसरा पार्टी बन आने लगा, इसलिए दूसरा पार्टी बनना शुरू हो गया, बीजेपी, है ना। तो इस तरह से कांग्रेस के कमजोर पड़ने लगा 1960 के दशक में, इसलिए गैर कांग्रेसी दल सत्ता में आने लगा। राज्यों के स्वायत्तता की मांग बदल गई। राज्यों का जो स्वायत्तता था, शक्ति था, वो भी मांग बदल गया, क्योंकि गैर कांग्रेसी पार्टी आने लगा था, तो इसलिए राज्यों की स्वायत्तता की मांग बदल गई। और राज्यों द्वारा केंद्र सरकार के अवांछनीय हस्तक्षेप का विरोध होने लगा। राज्य द्वारा भी क्या हुआ, केंद्रीय सरकार जब राज्य का सत्ता बदला, इसलिए राज्य द्वारा केंद्रीय सरकार के अवांछनीय हस्तक्षेप का विरोध होने लगा। अवांछनीय हस्तक्षेप का विरोध होने लगा किसके द्वारा? राज्य द्वारा। किसको? तो केंद्र सरकार के। 1960 में तो कांग्रेस का वर्चस्व वैल्यू कम नहीं लगा था। 60 के बाद 90 आ गया, 30 वर्ष के अंदर। 1960 से 90 के दशक में कांग्रेस का वर्चस्व काफ़ी कम गया, इतना कम गया कि वैल्यू कम गया था। केंद्र में गठबंधन राजनीति के युग में प्रवेश होने लगा। पहले कांग्रेस का ही वर्चस्व चलता था, और 90 में इतना कांग्रेस कमजोर हो गया कि अब गठबंधन सरकार के राजनीति के रूप में प्रवेश होने लगा था। जब केंद्र में भी गठबंधन राजनीतिक युग में प्रवेश हुआ, राज्य में भी विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल सत्तारूढ़ आ गया। केंद्र में तब गया गठबंधन राजनीतिक युग। अब राज्य में भी विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी का सत्तारूढ़ हो गया। विभिन्न राष्ट्रीय पार्टी क्षेत्रीय पार्टी सत्तारूढ़ रूप से आ गया। इससे राज्यों का राजनीतिक कद बढ़ गया। राज्यों का जो राजनीतिक जो कद है वो बढ़ गया, और विविधता का आदर हुआ। जब राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दर बढ़ गया तो उसका वैल्यू बढ़ गया, गठबंधन सरकार आने लगा। इस प्रकार राज्य में भी राजनीतिक कद राज्यों का राजनीतिक कद बढ़ गया कि अब हमारा वैल्यू बढ़ गया, गठबंधन सरकार आ गया, क्षेत्रीय पार्टी आ गई, इसलिए राजनीतिक कद बढ़ गया। राजनीतिक में भाग लेने वाले की संख्या की मात्रा में वैल्यू बढ़ गया उसका। और विविधता का आदर होने लगा। विविधता माने दूसरे भाषा जाति का भी आदर होने लगा। और एक मंजे हुए संघवाद की ओर शुरुआत होता है, यानी अच्छा सा संघवाद का शुरुआत होता है। तो क्या कहते हैं इसमें? 1990 के दशक में कांग्रेस कमजोर हो गया, इसलिए केंद्र में भी गठबंधन राजनीतिक युग में आ गया, और राज्य में भी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल बढ़ गया, इसलिए राजनीतिक कद बढ़ गया। राजनीतिक कद बढ़ गया तो विविधता का आदर हुआ, और विविधता का आदर हुआ तो इसलिए मंझे हुए बहुत अच्छा
साफ सुथरा संघवाद बन गया भारत, संघवाद। अगला पॉइंट है स्वायत्तता की मांग। स्वायत्तता माने अलग अलग राज्य की मांग, अलग अलग शक्ति का मांग। समय समय पर अनेक राज्यों और राजनीतिक पार्टी या दल द्वारा हर राज्य को है ना केंद्र के मुकाबले ज़्यादा स्वायत्तता देने की मांग की गई। कह रहा है समय समय पर अनेक राज्य हो और राजनीतिक पार्टी हो, अनेक राजनीतिक पार्टी द्वारा राज्यों को केंद्र के मुकाबले, हर राज्य को किया गया केंद्र के मुकाबले ज़्यादा शक्ति देने की, स्वायत्तता देने के बनाए गए कि राज्य को ज़्यादा स्वायत्तता दी जाए। वही राज्यों को केंद्र के मुकाबले ज़्यादा स्वायत्तता देने की मांग की गई ताकि राज्य को ज़्यादा स्वायत्तता मिल जाए, केंद्र से ज़्यादा मिले। स्वायत्तता का मतलब क्या? स्वायत्तता का मतलब अलग अलग। बिहार का स्वायत्तता अलग रहेगा, झारखंड का स्वायत्तता अलग रहेगा। शक्ति विभाजन राज्य के पक्ष में बदला जाए। शक्ति का विभाजन मतलब क्या? हर राज्य का शक्ति अलग अलग राज्य को बदल दिया जाए। झारखंड का शक्ति अलग दे दिया जाए, बिहार का शक्ति अलग रहेगा। और शक्ति विभाजन राज्य के पक्ष में बदला जाए, यही स्वायत्तता की मांग हुआ। जैसे तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल के शक्ति विभाजन अलग कर दिया जाए। द्रमुक, अकाली दल, माकपा। शक्ति विभाजन राज्यों के पक्ष में बदला जाए ताकि शक्ति के मतलब कि झारखंड, तमिलनाडु भी मांग किया, पंजाब भी मांग किया, पश्चिम बंगाल मांग किया, तीनों मांग किया। तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल तीनों मांग किया कि हर राज्य का है ना हम लोग को शक्ति का विभाजन कर दिया जाए। और पार्टी भी जो था, द्रमुक पार्टी, अकाली पार्टी और माकपा पार्टी, ये भी शक्ति का विभाजन की मांग किया था। द्रमुक, अकाली, माकपा। और तो है है शक्ति विभाजन, तो राज्य तो मांग भी किया। और उसके अलावा राज्य के पास आय के स्वतंत्र साधन भी दिया जाए। आय के स्वतंत्र साधन भी दिया जाए ताकि आय आमदनी बढ़िया से हो जाए राज्य के पास। यह भी स्वायत्तता की मांग है, स्वायत्तता की मांग में आता है। संसाधनों पर राज्यों का ज़्यादा नियंत्रण होना चाहिए। कोई भी संसाधन होगा तो राज्य का ज़्यादा नियंत्रण होना चाहिए। प्रशासनिक तंत्र पर केंद्रीय नियंत्रण से राज्य नाराज न हो। प्रशासनिक तंत्र पर केंद्रीय नियंत्रण से राज्य नाराज न होना चाहिए। प्रशासनिक नियंत्रण पर सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर स्वायत्तता की मांग। सांस्कृतिक रूप से भी और भाषाई के आधार पर, दोनों के आधार पर मैंने स्वायत्तता की मांग होल था। राज्यों के पास आय के स्वतंत्र साधन होना चाहिए, आय के और संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। कोई भी संसाधन है राज्य का नियंत्रण। प्रशासनिक तंत्र पर भी केंद्रीय नियंत्रण, प्रशासनिक तंत्र पर केंद्रीय नियंत्रण से राज्य नाराज। सांस्कृतिक और भाषाई के आधार पर स्वायत्तता की मांग होल था। सांस्कृतिक भाषाई के आधार पर भी स्वायत्तता की मांग होल था। अब देखते हैं राज्यपाल की भूमिका। राज्यपाल की क्या भूमिका होती है और राष्ट्रपति शासन के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन दोनों अनुच्छेद 356 है। राज्यपाल का जो फैसला होता है, ये फैसला पर केंद्र सरकार का हस्तक्षेप होता है। किसका? केंद्र सरकार का हस्तक्षेप होता है। किस पर? राज्यपाल के फैसला पर। तो राज्यपाल के फैसला केंद्र सरकार से हस्तक्षेप होता है। वही राज्यपाल के विवादास्पद भूमिका जब रहेगा, राज्यपाल के विवादास्पद भूमिका जब रहेगा, केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब हुआ केंद्र सरकार और राज्य सरकार में सत्तारूढ़ पार्टी अलग अलग रहेगा। तो केंद्र में मान लीजिए कि बीजेपी के और राज्य में रहेगा कांग्रेस के पार्टी। फिक्स है कि राज्यपाल भी विवाद में रहेगा, राज्यपाल के विवादास्पद में रहेगा।
कब? जब केंद्र और राज्यपाल राज्य दोनों में अलग अलग पार्टी रहेगा तब। राज्यपाल विवादित रहता कब? जब दोनों राज्य में और केंद्र में सरकार अलग अलग रहेगा तब। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र में भी राष्ट्रपति द्वारा होता है की नियुक्ति। राज्यपाल राज्य सरकार को बर्खास्त भी कर सकता है या विधानसभा को विघटित करने के अनुशंसा। राज्य सरकार को बर्खास्त करेगा, राज्य सरकार को बर्खास्त कर देगा, खत्म कर सकता है राज्य सरकार को। और विधानसभा जो रहता है, विधानसभा का चुनाव, उसको भी खत्म करने की अनुशंसा रखता है। कौन? राज्यपाल। वही केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति होता है राज्यपाल राज्य सरकार को बर्खास्त भी कर सकता है और विधानसभा को विघटित भी कर सकता है। वही राज्यपाल के फैसला केंद्र सरकार द्वारा होता है। और राज्यपाल विवाद होता है कब? जब केंद्र और राज्य के बीच में पार्टी अलग अलग रहेगा तब। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 बोलता है। 56 क्या बोलता है? राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 है। संविधान पीछे पड़ चुके हैं, उसी के बारे में है। संविधान के सर्वाधिक विवादित प्रावधान में से एक है राष्ट्रपति शासन है ना। संविधान के सर्वाधिक विवादित प्रावधान में से एक है राष्ट्रपति शासन। हमेशा विवादित रहा है संविधान के अनुसार। संविधान में संघीय सरकार द्वारा माने केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार का अधिग्रहण हो जाना, यही राष्ट्रपति शासन में बोलता है। जब संघीय सरकार रहेगा ना, केंद्र सरकार, इसी के द्वारा राज्य सरकार को अधिग्रहण हड़प लेगा, अधिग्रहण कर लेगा। राष्ट्रपति शासन चल जाता है किसके शक्ति में? केंद्र की शक्ति में। कुछ मामलों में राज्य सरकार को विधायिका में बहुमत प्राप्त होने पर भी बर्खास्त करता है। कुछ मामला ऐसा भी है जहाँ राज्य सरकार को विधायिका में बहुमत प्राप्त है फिर भी बर्खास्त कर सकता है। राज्य सरकार को विधायिका में बहुमत प्राप्त है फिर भी इसको बर्खास्त कर सकता है संघीय सरकार। कब? जब राष्ट्रपति शासन होगा तब। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए 1959 में केरल में क्या बोलता है? केरल में तो केरल में 1959 में केरल में और 59 के बाद 8 वर्ष बाद 1967 में 1959 में केरल में 1967 में अनेक राज्य में बहुमत के परीक्षा के बिना ही सरकारें बर्खास्त हो गई था। बहुमत के परीक्षा के बहुमत मिला था, भी परीक्षा नहीं हुआ, उसका परीक्षा नहीं किया गया, तुमको बहुमत मिला ना कि मिला, बहुत सारे सरकार को ही बर्खास्त कर दिया था 67 में। क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 है। क्या बोलता है कि संविधान के सर्वाधिक विवादित प्रावधान में से एक माना जाता है, विवादित प्रावधान है राष्ट्रपति शासन। संघीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को अधिग्रहण कर लिया जाता है। कुछ मामलों में राज्य सरकार को विधायिका में बहुमत मिलता है फिर भी इसको बर्खास्त कर लेता है केंद्र सरकार। जैसे 1959 में केरल को बर्खास्त किया था केंद्र सरकार, केरल में बहुमत मिला था तब पर भी। 1967 में अनेक राज्यों में बहुमत के मिलल था फिर भी राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया था केंद्र सरकार द्वारा। 1967 के बाद देखिएगा 1967 में तो पूरे बहुत सारे राज्य में बहुमत के बिना परीक्षा किए ही बर्खास्त कर दिया गया था। वही 1967 के बाद अनुच्छेद 356 आता है जो राष्ट्रपति शासन आता है। वही 356 का केंद्रीय सरकार द्वारा दुरुपयोग होता है। किसके द्वारा? केंद्रीय सरकार द्वारा। 67 के बाद किसके द्वारा? तो 67 के बाद कौन सा अनुच्छेद? 356 का अनुच्छेद क्या होता है? केंद्रीय सरकार द्वारा दुरुपयोग। राज्यपाल द्वारा भी बहुमत दल या गठबंधन को सत्तारूढ़ होने से रोका गया। कहने का मतलब है कि राज्यपाल द्वारा भी क्या हुआ, बहुमत पार्टी को या बहुमत ना होगा तो गठबंधन पार्टी होगा, दोनों से कोई होगा, उसको सत्तारूढ़ में मजबूत होने से रोका गया था राज्यपाल द्वारा भी। ठीक ना, अनुच्छेद 356 के तहत ही सब हो रहा है। बहुमत दल या गठबंधन था लेकिन कांग्रेस नहीं था।
नवीन राज्यों की मांग भी हुआ था। कैसे, जरा देखिए। जब देश आज़ाद हुआ तो वही स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर, किस आधार पर, तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की मांग हो गया था। देश आज़ाद हुआ तो 1953 में देश आज़ाद होने के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुआ। 1953 में कहा था राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना प्रमुख भाषाई समुदाय के लिए भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश किया गया था। 1953 में बोला था कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुआ कहे लगे ताकि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो सके। तो यहाँ पर लिखा 53 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना। 53-56 में यह 56 में कुछ राज्यों का पुनर्गठन हो गया था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना होता 53 में, 3 बरस बाद 56 में होता कुछ राज्य का पुनर्गठन हो गया था, जैसे आंध्र प्रदेश होता था। 60 में गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ। ये जो गुजरात है और महाराष्ट्र जो है 1960 में इसका गठन हुआ था। 1960 में कहा था गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हो गया था। गुजरात और महाराष्ट्र 1960 में। अब 66 में 6 बरस बाद 66 में 66 में पंजाब हरियाणा का अलग अलग किया गया था। पंजाब हरियाणा का 1966 में। 1960 में ये दोनों बना गुजरात महाराष्ट्र और 6 बरस बाद पंजाब हरियाणा को 66 में अलग कर दिया गया। 1966 में पंजाब हरियाणा को अलग कर दिया गया। क्या कहते हैं मैं 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग। 56 में कुछ राज्य का गठन हो गया था जैसे आंध्र प्रदेश। 60 में गुजरात महाराष्ट्र। 66 में पंजाब हरियाणा बना था, पंजाब हरियाणा 66 में। फिर बाद में क्या हुआ 66 के बाद पूर्वोत्तर राज्यों का गठन किया गया। पूर्वोत्तर राज्य का गठन फिर किया गया है ना बाद में। तो बाद में पूर्वोत्तर राज्यों का गठन हुआ। नए राज्य की मांग को पूरा करने के लिए फिर क्या हुआ, नया राज्य की मांग बनने के लिए तैयार हो गया। तो नए राज्य की मांग को पूरा करने के लिए 2000 में 3 नए राज्य का गठन होगा। 2000 में कौन कौन, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। 2000 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़, झारखंड। बिहार से झारखंड हुआ और फिर छत्तीसगढ़ बना, फिर उत्तराखंड बना, है ना। उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड। ये सब 2000 में हुआ था। 2000 में 3 नया राज्य बनल था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, बिहार से अलग, यूपी से अलग, झारखंड बिहार से अलग हुआ था। और 14 में एक तेलंगाना राज्य का गठन होता है। तेलंगाना राज्य का गठन हुआ 14 में आंध्र प्रदेश का तेलंगाना बना था 14 में। अंतर्राज्यीय विवाद भी आता है। अंतर्राज्यीय राज्य है दूसरे राज्य से विवाद, जैसे बिहार और झारखंड से विवाद हुआ, उसके बारे में अंतर्राज्यीय विवाद कहते हैं। जो राज्य में विवाद है उसको अंतर्राज्यीय विवाद है। और राज्यों का आपसी विवाद है, सीमा विवाद से संबंधित। पहला सीमा विवाद, पड़ोसी राज्यों के भूभाग पर अपना दावा करता है। पड़ोसी राज्य मतलब का जो भाषा ज़्यादा बोलता है वो कहता है कि हमारा राज्य बनेगा। वही पड़ोसी राज्यों के भूभाग पर अपना दावा करना। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। राज्य का तो गठन भाषाई आधार पर हुआ 1953 में। वही भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, किंतु सीमावर्ती क्षेत्र में एक से अधिक भाषाएं प्रचलन में, यह भी आता है सीमा विवाद में आता है। किंतु इस सीमावर्ती क्षेत्र में, सीमावर्ती मतलब जिस राज्य के सीमा नजदीक पड़ता है उस सीमावर्ती क्षेत्र में एक से अधिक भाषा प्रचलित है। जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगाम को लेकर विवाद होता था कि महाराष्ट्र बोल रहा था कि हमारे बेलगाम है, कर्नाटक बोल रहा था कि हमारे बेलगाम है। यही महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में बेलगाम को लेकर विवाद होता था। इस सीमावर्ती विवाद है। मणिपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, देखिए बेलगाम कहेगा तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में बेलगाम को लेकर विवाद हुआ, तो बेलगाम कर्नाटक में आ गया। फिर मणिपुर है और नागालैंड है, ये दोनों के बीच में सीमा विवाद से लेकर होता है।
मणिपुर नागालैंड में सीमा विवाद होल था। मणिपुर नागालैंड उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में आता है। मणिपुर नीचे है, नागालैंड ऊपर है। मणिपुर नागालैंड के बीच में सीमा विवाद होल था। मणिपुर नागालैंड के बीच में सीमा विवाद। पंजाब हरियाणा के बीच विवाद होल था। तो जब 66 में अलग होल था दोनों। कुछ विवाद नदी जल विवाद आता है। नदी जल विवाद, नदी के जल विवाद से समझते हैं। जैसे नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद को नदी जल विवाद कहते हैं। जैसे तमिलनाडु कर्नाटक के बीच, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में बेलगांव विवाद होता था। बेलगांव अब की है तमिलनाडु कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद। तमिलनाडु है और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद है। कावेरी जल विवाद देखिए यहाँ, यह कावेरी जल विवाद है। तो कर्नाटक, क से कर्नाटक, क से कावेरी, तमिलनाडु के बीच यही कावेरी जल विवाद है। निकलता है कावेरी, क्या लिखा है? कावेरी जल विवाद। कौन कौन है? कर्नाटक, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बीच नर्मदा नदी के जल के बंटवारे की बात है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नर्मदा। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तीनों एक ही तरफ है। गुजरात भी, महाराष्ट्र भी और मध्य प्रदेश तीनों आता है आपको नर्मदा। कौन सा? नर्मदा नदी जल विवाद है, क्योंकि नर्मदा मध्य प्रदेश निकलती है ना। ऐसे होते हुए कौन सा? गुजरात, महाराष्ट्र से फिर गुजरात से गुजर जाती है। मध्य प्रदेश नर्मदा, फिर महाराष्ट्र फिर गुजरात में जाती है। यहाँ बोल रहा है विशिष्ट प्रावधान भी कुछ लिखल है। तो विशिष्ट प्रावधान में क्या है? भारतीय संघवाद मैंने केंद्र, भारतीय संघवाद की नायाब विशेषता। भारतीय संघवाद का नायाब विशेषता का मतलब होता है अनेक राज्यों के साथ थोड़ा अलग व्यवहार होना। जब अलग व्यवहार होता है उसे विशेषता करते हैं। संघवाद की नायाब विशेषता कहलाता है। राज्यों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व होना, और राज्य को भी अगर राज्यसभा में अलग अलग प्रतिनिधि मिल रहा है। झारखंड में कुछ राज्यसभा के प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, झारखंड में कुछ। इस पर राज्य को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व मिलना ये विशिष्ट कहलाता है। कुछ राज्यों को उनकी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप संविधान द्वारा कुछ विशेष अधिकार दिया जाता है। संविधान द्वारा कुछ विशेष अधिकार, जैसे अनुच्छेद 371 बोलता है। 371 बोलता है 371 पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए विशिष्ट प्रावधान किया गया। पूर्वोत्तर राज्य जितना है 7 है ना। भूटान से इधर है ना। सब विशिष्ट प्रावधान किया गया 7 को। 1 2 3 4 5 6 7। तो 371 के बारे में बोलता है अनुच्छेद 371 बोलता है पूर्वोत्तर के राज्यों के विशिष्ट प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर राज्य के विशेष दर्जा और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश सब पूर्वोत्तर राज्य में आता है। हिमाचल प्रदेश, अन्य राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना आदि के लिए भी कुछ विशेष पद हैं। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश आता आपको पूर्वोत्तर राज्य नहीं है। हिमाचल आपको इधर आता है, जम्मू कश्मीर तरफ, लद्दाख के नीचे, जम्मू कश्मीर सटल, पंजाब सटल, हरियाणा सटल, उत्तराखंड सटल और थोड़ा सा यूपी से भी सटल है हिमाचल प्रदेश। और फिर इधर दक्षिण वाला महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश। 371 बोलता है पूर्वोत्तर राज्य के बारे में विशेष दर्जा, और कुछ पहाड़ी राज्य के बारे में भी बोलता है। हिमाचल प्रदेश, अन्य राज्य से आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना
के लिए भी कुछ विशेष प्रावधान किया गया। आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। देखिए महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, कर्नाटक नहीं है, गोवा है। गोवा किधर? गोवा हो गया विशेष राज्य का दर्जा। महाराष्ट्र हो गया। तो गुजरात से है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। गोवा का बाद आता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, दोनों को विशेष राज्य का दर्जा है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्य आंध्र प्रदेश देखे, तेलंगाना देखे, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र। जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370, ये है लद्दाख के दक्षिण में जम्मू कश्मीर 370 अनुच्छेद क्या बताता है? केंद्र सरकार को सीमित शक्तियां है। केंद्र सरकार जो है सीमित शक्ति का प्रयोग करता है जम्मू कश्मीर में। जो चीज चाहेगा तो चीज नहीं कर सकता है केंद्र सरकार। केंद्र सूची और समर्थित सूची में वर्णित शक्तियों का वहां प्रयोग के लिए राज्य सरकार से अनुमति आवश्यक है। देखिए केंद्र सूची और समर्थित सूची केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों का अनुमान होता है। लेकिन अब केंद्र सूची में केंद्र के द्वारा यानी कि संघ सूची आता है। संघ सूची, समर्थित सूची का प्रयोग करेगा जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर का जो राज्य सरकार होगा उससे अनुमति लेना होगा, तब जाके संघ सूची, समर्थित सूची केंद्र सरकार लागू करेगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का अलग संविधान और अलग ध्वज है। जम्मू कश्मीर का अलग संविधान भी है, अलग ध्वज भी है, झंडा भी अलग है। आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता। आंतरिक अशांति होता है, अगर आंतरिक अशांति होता है उसके आधार पर आपातकाल लागू नहीं कर सकते हैं। कब? जब आंतरिक अशांति होगा तब। कब? 300 अनुच्छेद 70 था, लेकिन 370 अनुच्छेद 2019 में खत्म कर दिया गया। तब क्या हुआ? जब खत्म हुआ अनुच्छेद 370, तब के बारे में देखते हैं। अब अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बारे में देखते हैं। बड़ा अलग अलग झंडा था ना, विशेष राज्य का दर्जा था, सब खत्म हो जाता है ना। वहां के संघ सूची, समर्थित सूची राज्य सरकार से अनुमति लेने पड़ता, तब लागू होता था। वही अनुच्छेद 370 के समाप्ति के साथ ही है लगा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो जाता है। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करके, जम्मू कश्मीर का फिर से पुनर्गठन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। पहले राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया। एक लद्दाख ऊपर में है और जम्मू कश्मीर नीचे में है। जम्मू कश्मीर को 2 भाग बांट करके लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। न अलग संविधान, न अलग ध्वज अब रहा। न अलग संविधान है जम्मू कश्मीर के, न ही अलग ध्वज है। लागू होंगे केंद्र सरकार के सभी नियम कानून। पहले था केंद्र सरकार का नियम कानून नहीं लगता था, लगाना भी है तो वहाँ का सरकार से अनुमति लेना पड़ता था। लेकिन अब यह है ना, जब विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया तब केंद्र सरकार जो चाहेगा वो कानून लगा सकता है जम्मू कश्मीर में। जो खत्म हुआ है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर लद्दाख बनल है, यानी कि विशेष राज्य का दर्जा 31 अक्टूबर को खत्म हुआ।